हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश एक बार फिर से आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप पटना सचिवालय में अपने लिए बैठक की व्यवस्था में पूरे जी जान से लगे होंगे। मेंस की तैयारी में अपने आप को झोंक रखे होंगे। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मुझे आने में देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, देर आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ, बड़े खूबसूरत और शानदार शानदार सवालों के साथ आया हूँ जो ना सिर्फ आपका मनोबल ऊंचा करेगी बल्कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो आप बस बने रहिए, भरोसा रखिए, मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप जहां भी पेड बैच लेकर के ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो मेंस के लिए, पूरे जी जान से जाइए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ना एक लगातार सतत प्रक्रिया है और तैयारी भी उसी का एक पार्ट है। जब आप तैयारी करते हैं तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो आप जहां भी जा रहे हो पूरे जी जान से पढ़िए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर पे खूब भरोसा कीजिए। मेरा क्या रोल होगा आपकी तैयारी में? तो आप बिहार से हैं तो बिहार वाले लोग कहीं ना कहीं पंगत में खाए हुए होंगे, गोतियारो भैयारो किए हुए होंगे मड़वा भतवान में। तो जब आपका भोजन पात पे लग जाता है तो उसमें घी डाला जाता है अंतिम, उसके बाद भोजन की शुरुआत होती है। तो मैं आपकी तैयारी में वही घी का रोल निभाऊंगा, यानी आपकी भोजन को शुद्ध कर दूंगा, आपकी तैयारी को शार्प दे दूंगा, तेज कर दूंगा, उसमें धार लगा दूंगा, जिससे आपकी सफलता का जो पैरामीटर है वो ज्यादा ऊपर हो, आप सफल होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाए, आप श्योर शॉट सफल हों। और जब भी तैयारी में हताश तो लोग होते ही हैं, और बहुत सारों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, बहुत सभी लोगों को, कि भाई मेंस के लिए कितनी कट ऑफ होगी, नहीं होगी। तो आपको अगर लगता है, सीधा सीधी बात है कि अगर आपको लगता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया इसके बारे में, लेकिन फिर भी कई लोग बुरे मान गए कि इतना ज्यादा कट ऑफ होगा, तो जितना आपको लगता है आप तैयारी में लग जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हो जाना चाहिए तो तैयारी में लग जाए, क्योंकि पढ़ा कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप यहाँ तैयारी करेंगे तो अगले वाले में आपकी सफलता मिलेगी। अगर किसी कारणवश आप चूक जाते हैं तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप पूरे जी जान से लगे रहे। और आपका अगर मन कभी निराश हो तो ये महान कवि मैथिली शरण गुप्त के इन पंक्तियों को, इन कविताओं को गुनगुना लेना, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना। इतने शानदार ढंग से लिखे हैं जैसे आपको पढ़ते हुए ये लगेगा कि वो उन्होंने आपके लिए ही लिखा है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो अपने मन को निराश नहीं करना है। और इसकी आगे की पंक्तियां तो इतनी शानदार हैं कि वो आपको झकझोर कर रख देगी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे गुनगुनाते रहिए कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, अपना कुछ नाम कीजिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, जिस अर्थ के लिए, किस अर्थ के लिए आपका जन्म हुआ है समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो, यह समझिए, इसको व्यर्थ में ना जाने दीजिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो आपको निराश नहीं होना है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत सवालों के साथ। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बेहद ही खूबसूरत शानदार सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिखने में थोड़ा सा विचित्र सवाल आपको लगेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कोई बड़ा या टफ सवाल नहीं है। ये स्कूल बोर्ड के पेपर, मतलब 10वीं तक के अंदर के किताबों में से ये उठाया गया प्रश्न है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पहली बार ये भेंट जाए आपके साथ एग्जाम में तो आपको ये पटक देगा, क्योंकि इस सवाल के लिए गणित तो क्या कम, लेकिन जीके जीएस मतलब आपका जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज होना, अब उसकी मतलब जरूरत कोई दर्शाता है वो आपको पता ही होना चाहिए। वो शब्द है लिंगानुपात। यही खास बनाता है इस सवाल को। बहुत ही इजी है। प्रश्न है कि यदि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 50% महिला हो, मतलब किसी शहर में जो जनसंख्या उसकी 50% जनसंख्या महिला की हो, तो उस शहर की लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात क्या होता है, अक्सर आप सेक्स रेशियो के बारे में जानते होंगे। भारत की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है
कुछ कुछ राज्यों की कम है अभी भी। आप कमेंट्स में बताना कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात क्या होता है तो आपको शायद अब पता चल गया होगा जब मैंने ये ध्यान दिलवाया आपको कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। जैसे प्रतिशत, ये परसेंटेज या प्रतिशत क्या होता है तो प्रति 100, प्रतिशत में 100, तो 100 पर ये कैलकुलेट होता है, तो ये 1000 पे कैलकुलेट होगा। तो 50% मतलब क्या हुआ कि आधा पुरुष आधा महिला, मतलब 50% महिला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 50 महिला है और 50 पुरुष है। यही हुआ ना, 50% के बराबर क्या हुआ कि आधे महिला है आधा पुरुष है। ये तो यही होता है कि 50 पुरुष पे 50 महिला है तो आपको 1000 पे जाना होगा। तो 1000 पे जाने के लिए आपको ऐसे भी जब आपको पता हो कि जब 50% हो तो बराबर बराबर है, तो लिंगानुपात भी बराबर ही होता है। आप ध्यान देना, देखने में बड़ा सा हो सकता है कि आपको पहली बार ये सवाल दिखे तो बड़ा लगेगा कि मैं कैसा सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बार बार ये कि यह स्कूल का सवाल है। सीबीएसई के बहुत सारे स्कूलों में ये हैं, सवाल पूछे गए हैं और ये कंपटीशन में भी 1-2 बार आया है, रूप बदल करके, रंग रूप बदल करके आया है। इसलिए मैं सोचा कि आपका ध्यान आकार इस तरफ खिंचवा दूं, दिखा दूं, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो जैसे ये 50 महिला और 50 पुरुष हैं तो 1000 करने के लिए जब आप दोनों में गुना कर दोगे तो ये आपको पता ही है कि 1000 करोगे इससे तो 20 से गुना करोगे, 20 से गुना करोगे तो ये क्या हो गया कि 1000 पुरुष होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। तो 1000 महिला भी महिला भी होगी। तो लिंगानुपात क्या होगा तो लिंगानुपात मतलब लिंग का अनुपात जो होगा वो 1000 होगा। इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे हरियाणा का लिंग अनुपात बहुत कम था तो आप बिहार का जरूर बताना, और भी 1-2 सवाल मैं करवाता हूं कि इससे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बस आप ध्यान से सीखते रहिए। अब जैसे बराबर बराबर था तो बड़े आसानी से मैं मतलब बोल दिया, लेकिन आप निकाल लेंगे कि जब 50 महिलाएं हो 50 पुरुष हो यानी बराबर बराबर है, तो लिंगानुपात 1000 का होगा, यानी 1000 पुरुष तो 1000 महिलाएं भी होंगी। यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पता भी होगा कि 1000 पुरुष पे जितनी महिलाओं की संख्या हो वही लिंगानुपात होता है। तो कई बार रेशियो में भी सवाल आपको दिखेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या में महिला, और ध्यान से आप सुनिएगा कि महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात वो जैसे ऐसे दे दे कि 97 अनुपात 100 है। ये महिला है और ये पुरुष है। ध्यान देना है आपको कि 97 अनुपात 100 है। तो पूछिएगा कि लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात के लिए पुरुषों की संख्या 1000 होनी चाहिए। तो इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे, हम इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो ये 970 और ये 1000 आ गया। यानी प्रति 1000 जो पुरुषों की संख्या होगी वही लिंगानुपात होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अगर बराबर बराबर था तो डायरेक्ट हमने कर दिया कि चलो 1000 पुरुष हो जाएंगे, 1000 महिला हो जाएंगे, और जब बराबर ना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान देना कि इससे पुरुषों को हम 1000 बनाएंगे। जैसे ये 49 हो, फिर से आप ध्यान से समझना कि सीखने में जितना समय ले लो आप, कि 49 हो और ये 50 हो तो इसको हम 1000 बनाएंगे। तो 50 को 1000 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 20 से गुना हो जाएगा तो ये 980 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो लिंगानुपात इस कंडीशन में 980 होगा। तो ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। 2-3 सवाल मैं करवा दूंगा आपको कि ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत एकदम शानदार ढंग से हो। अब दूसरे प्रश्न को आप पढ़िए कि यदि किसी मोहल्ला की लिंगानुपात, मोहल्ला का दे रखा है, मोहल्ला होना चाहिए, चलिए ठीक है, मोहल्ला की लिंगानुपात 800 है तो उस मोहल्ला में महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब 800 महिलाएं 800 हैं तो पुरुष कितना होंगे, तो वो तो फिक्स ही है कि लिंगानुपात की जब चर्चा कर रहा है तो पुरुष 1000 होंगे उस मोहल्ले में।
तो अब प्रतिशत की बात कर रहा है तो महिलाओं का प्रतिशत कुल जनसंख्या पे निकालेंगे। आपसे अगर ये सवाल आया तो ब्लंडर यही होगा कि आप पुरुष पे निकाल देंगे, नहीं, जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या पे होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 800 बटा 1000 प्लस 800, ये कुल जनसंख्या की बात कर रहे हैं, कुल जनसंख्या की बात हो रही है। ये आपको ध्यान देना है, इसे ध्यान देना है। तो इसे मैं फिर से लिख देता हूं ताकि ज्यादा ये ना हो कि 800 बटे ये हो गया 1000 प्लस 800 कुल जनसंख्या। प्रतिशत हम निकाल रहे हैं महिलाओं की संख्या का, तो कुल जनसंख्या नीचे जाएगा 100 से, तो ये 1800 हो जाएगा, ये 18 बार में जाएगा। 18 चौके 72, 18 चौके 72, फिर 8 आया, 18 चौके 72, फिर ये मतलब रिपीट मोड में चलता जाएगा प्रतिशत। यानी कि किसी मोहल्ला का अगर लिंगानुपात 800 है तो वहाँ महिलाओं का प्रतिशत 44.44 होगा। यानी 100 में 100 जनसंख्या है तो इतनी महिलाएं होंगी और 55.56% जो होगा वो पुरुषों का होगा। मुझे लगता है कि दोनों, अब ध्यान से देखना समझना, बहुत इजी है लेकिन आने पे पटक देगा अगर लोगों को। आज से आपको दिक्कत नहीं करेगा। एक दो सवाल हम बोल रहे हैं करवाएंगे आपको। चलिए आगे सवाल की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो मैं आपको बता दूं, मुझे जैसा लगता है कि सचिवालय सहायक मेंस का लेवल ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ, मेंस में कट ऑफ और ऊपर जाएंगे, वो ऐसे डिसाइड करेगा कि किसे सिलेक्ट करना है और किसे नहीं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी के सवाल पूछने लगेगा या सेंट्रल वाले सीजीएल का सवाल मैथ्स का आने लगेगा। आप बेखौफ होकर वैसे फालतू सवाल, मतलब खौफ में आकर के आप वैसे फालतू सवाल ना करें। बेखौफ होकर के जो आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊंचा लेवल का पढ़ते रहे। और ये बात भी है कि जहां आपको सिखाने की बात आएगी, जिस प्रश्न में मुझे लगेगा कि मुझे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट, थोड़े से नॉलेज, नए मेथड और के तरीके आपको बताने चाहिए, वो उसमें मैं समय लूंगा और बाकी सवालों को तो चुटकियों में हम करेंगे ही। प्रश्न है कि यदि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 70% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे पहला को फर्स्ट लिख दिया मैंने कि पहली संख्या का 60% जो है दूसरी संख्या का सेकंड का 70% के बराबर है। 70% के बराबर है तो इसे 6 और इसे 7 कर देते हैं। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। किसका? दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या बेस में जाएगा। तो फर्स्ट वटा सेकेंड हम जब करेंगे तो ये क्या होगा कि 7/6 यानी 1/6 होगा। ये अनुपात में ये भिन्न वाला मान निकाले हम कि फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम 7/6 भिन्न के रूप में हम लिखें, अनुपात उनका यही होगा। तो इसे हम 1.1/6 लिख सकते हैं। और आप जहां भी पढ़ रहे होंगे आपको यह सिखाया गया होगा कि 7/6 को हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, क्योंकि प्रतिशत का आंसर पूछ रहा है। तो 1 का मान 100 होता है, 100%। तो 1/6 का मान 16.2/3% होता है, यानी कि 116.2/3%। इसका आंसर होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 116.2/3% होगा। तो आप ये अगर आपको ऐसे लिखना ना आता हो तो ध्यान से मैं धीरे धीरे करके सिखा दूंगा, बस आप बने रहें। कितनी जल्दी ये हो जाता है आप गौर करना, मैं इसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए, कि x y से 20% कम है, 20% कम है। z जो है, z ये यहाँ है कि z जो है y से, सॉरी एक लिखा गया कि z जो है y से 20% अधिक है। तो z x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो x y z क्या बोल रहा है कि x जो है z से y से 20% कम है। यानी कि लिखने का तरीका क्या है कि y को जब हम 100 बोलेंगे परसेंटेज में तो उससे 20 कम, यानी x जो है 80 होगा। अगले लाइन में वो लिख रहा है कि z जो है y से 20% अधिक है। तो y से 20% अधिक है यानी 20 बड़ा है,
परसेंटेज में ऐसे ही लिखते हैं। तो अब पूछ रहा है हमसे कि जेड जो है एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 40 अधिक है। एक्स की जब चर्चा करेगा तो नीचे एक्स का वैल्यू जाएगा और ये 100 से गुना करेंगे तो ये और ये आ गया 50% अधिक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और आप तो अभी समझ ही गए होंगे, पांचवा प्रश्न भी परसेंटेज का है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टॉपिक की तरह लेकर के चल रहा हूं। 5 परसेंटेज के होंगे 5, फिर नंबर सिस्टम में जाऊंगा। नंबर सिस्टम में वो मिक्स होंगे, एचसीएफ एलसीएम कुछ किसी का भी हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, डिविजिबिलिटी भाज्यता वाले हो सकते हैं, वो रिमाइंडर शेषफल वाले हो सकते हैं। तो 5 हम ये करेंगे, उसके बाद एवरेज ऐसे करेंगे हम सब, मतलब 5 5 5 5 का कम से कम 15 तो जरूर करवाऊंगा, 15 से 20 भी हो सकते हैं। तो आप बस सीखते रहिए, बने रहिए और सफलता तो हाँ जाने नहीं देना है इस बार। यदि किसी दुकानदार ने 20% छूट देने के बाद भी 50% लाभ कमाता हो तो उसने अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा कर अंकित किया था। कुछ ना कुछ वो बढ़ाया होगा, तो बढ़ा करके वो छूट दिया होगा। तो छूट जब दिया होगा तो 20% का छूट देने के बाद भी बोल रहा है कि 50% का लाभ कमाया हो। तो आप जब इसे क्रयमूल्य को आप जब 100 लिखेंगे तो विक्रयमूल्य कितना होगा। ये तो अब जब मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बताने की जरूरत है नहीं कि 50% जब लाभ कमाया तो आप विक्रयमूल्य अगर 100 लिखेंगे तो ये 50% बढ़ा करके विक्रयमूल्य 150 हो जाएगा। ये हो गया 100 पर। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या बोल रहा है कि ये जो विक्रयमूल्य जो है 150, ये अंकित मूल्य के हिसाब से जो मार्केट प्राइस होते हैं, जो लिखा रहता है आप दुकान में जब जाते हो तो उसके हिसाब से ये क्या है, ये 20% छूट देने के बाद है। यानी अंकित मूल्य के हिसाब से जब हम चर्चा करें कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये जो विक्रय मूल्य जो 150 है वो अंकित मूल्य के हिसाब से 20% छूट देने के बाद है, यानी कि ये 80 के बराबर है। ये लिखने का तरीका है। जब यहां तक तो हम लिख दिए, क्रय मूल्य को हमने 100 बोला तो विक्रय मूल्य 150 हो जाएगा। क्रय मूल्य को जब हमने 100 बोला तो विक्रय मूल्य 150 हो जाएगा। और ये विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के हिसाब से क्या है कि 20% छूट देने के बाद, यानी कि 180 होगा 20% छूट देने के बाद। और उसके बाद हम अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ये अंकित मूल्य निकलेगा। ये लिखने का तरीका है और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट्स में बताना, मैं अगले 1-2 वीडियो के बाद से आपको उसमें बता दूंगा, सिखा दूंगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 75, ये हो गया 2 यानी 75 पचे 375, 2 यानी कि 18 दूनी 36, तो 187.5। तो अंकित मूल्य निकल आया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ा के लिखा, तो क्रय मूल्य उसका 100 है, उसने अंकित किया है 18 दूनी 36 और ये 15 यानी 360 और 15, हाँ वो सही है। यानी कि क्रय मूल्य जब 100 है तो वो अंकित मूल्य 187.5 लिखा, यानी कि 87.5% वो बढ़ा करके अंकित किया है उसने मूल्य को। इतना ज्यादा, लगभग 2 गुने के आसपास बढ़ा करके उसने लिखा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, छठा प्रश्न पे। अब ये परसेंटेज वाले हो गए। ऐसे ही करके मैं आपको सिखाता चलूंगा, जिससे एक तरह के सवाल होंगे तो प्रैक्टिस करना भी ज्यादा आसान होगा। कि 21 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 53 है, 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा। जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें तो 21 दिया है तो उसका औसत जो होता है वो बीच वाला होता है। तो 21 का बीच वाला 11वां निकल गया कि 11वां जो संख्या है वो 53 के बराबर है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले वो कर देता हूं कि एग्जाम की प्रेशर की वजह से ये होता है कि उससे पता चला गया कि 11वां है तो वो लिखना शुरू कर देगा। कैसे, वो मतलब आपको भी ऐसा होता ही होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे वो लिखा कि ये 53 हुआ, ये 52 होगा, ये 51 होगा,
ये 50 होगा, 49, 48, 47, 46, 45, 44 और ये 43। अभी ऐसे करते होगे। ये जब 52 हुआ तो आप ऐसे करके शुरू करते ही होगे। तो आपको ये 43 ऐसे लिखने की जगह आपको पता है कि 11वें स्थान पे जब 53 है तो जब आप 11 घटा दोगे यानी पूरा के पूरा घटा दोगे और उसमें 1 जोड़ोगे, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप 53 में 11 घटा करके 1 जोड़ दो तो 42 1 43। ऐसे ही मतलब ये लास्ट सीमा है, उसमें से सबसे मिनिमम यानी 11वें स्थान पे है तो 11 घटा देंगे तो स्वयं जो संख्या निकालना है आपको वो भी घट जाता है। उसी के लिए हम 1 जोड़ते हैं तो ये 43 आएगा आपका आंसर। आप 43 को टिक करोगे। आप ऐसे ही करते होगे अधिकांश। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप पे ये ब्लेम कर रहा हूं, लोग ऐसे करते हैं प्रेशर की वजह से। एक और जो है आपको पता ही होगा कि nth टर्म बराबर क्या होता है। एपी में ये क्रमागत संख्याएं हैं तो एपी में क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी ये हो गया। तो ये nth टर्म यानी कि 11वां टर्म जो है 53 के बराबर है। ए हमें निकालना है कि पहला टर्म क्या होगा। n जो है 11 है यानी कि यहाँ 10 और डी है जो 1, तो a + 10 बराबर उतना है। तो 10 जब उधर जा करके माइनस में आएगा तो 10 माइनस में आएगा यानी कि 43 होगा इसका आंसर। आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आपको जैसी इच्छा हो। अगर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मुंहजबानी करने की चीज है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हम आगे के प्रश्न करते हैं। मैं आपको बड़े शानदार मेथड भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा, बस आप बने रहिए। प्रश्न है कि एक्स और वाई, ये सारे शानदार प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है, इसलिए ऐसे सवालों को स्टेट बोर्ड्स यानी कि बिहार वगैरह ज्यादा कॉपी करने के चांसेज होते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे चुन करके लाया हूं बेहद ही खूबसूरत शानदार सवाल। प्रश्न है कि एक्स और वाई का औसत 10 एक्स है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई का औसत में जब दोनों संख्याओं से गुना करेंगे तो कुल योग प्राप्त होता है। यानी कि औसत में जितनी संख्याएं होती है उससे हम गुना करते हैं तो उसका कुल योग प्राप्त होता है। यानी x + y यानी x + y का जो योग होगा इसके औसत में इन दो से गुना कर देंगे तो वही होगा। यानी कि ये 20x के बराबर होगा। इसलिए y बराबर जब x उधर जाकर के माइनस में आएगा तो 19x होगा। आपको घबराना नहीं है, 19x को टिक करना है। कोई ये बड़ा सा सवाल नहीं है लेकिन प्रेशर में गलती होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले परसेंटेज उसमें मतलब मिक्सचर वगैरह भी हो सकते हैं, परसेंटेज के 5 सवाल करवाए। अब औसत के सवाल, एवरेज के सवाल करवा रहा हूं। 8वां प्रश्न है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है तो इन संख्या में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो वो 10 के बराबर होगा। ये मैंने कैसे किया, जब भी विषम संख्याएं या सम संख्याएं हो तो वो 6 हो या 60 हो वो उस पे डिपेंड करता है, ना कि औसत पे। औसत से ये आजाद होता है, औसत पे डिपेंड नहीं करता है। आज के बाद से आप याद रखना, ऐसी चीजें ही मैं आपको सिखाऊंगा जो औरों से आपको आगे करेगा। जैसे मैंने बोला था कि मैं घी का काम करूंगा, भोजन में जो घी का काम है 5 पंगत में, वैसे ही मैं आपकी तैयारी में रुचि ला दूंगा, उसको शार्पनेस दे दूंगा। तो वो क्या है कि जैसे कुछ भी हो, 1 है से 6 तक जाएगा, इसका अंतर 5 है और विषम संख्याएं 2 के गैप पे होती है तो अंतर 10 के बराबर होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी जगह ये भी होता कि 16 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है तो पहली उनकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर तो 16 का क्या हो जाता। तो हम दिखाते कि 16 में 1 और 16 यहाँ होता तो 15, तो 15 दूनी 30। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, सम हो या विषम हो। जैसे आप या तो पहला शुरुआत से हम कर देते हैं कि जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। समझने के लिए, आपका समझने में जितना समय ले लीजिए कि 6 हो गए
कि 1 3 5 7 9 11। अब इन दोनों का आप अंतर देखो 10 आ रहा है ना, और आप या तो 13 से ही शुरू करो कि 13 15 17 19 21 और ये 23, 3 और 3 6। अब इन दोनों का अंतर 10 ही होना है, वो चेंज नहीं करेगा। आप इसका औसत निकालोगे तो कुछ और आएगा, इसका औसत निकालोगे तो कुछ और आएगा। ये औसत से आजाद है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम 9वें प्रश्न को करते हैं। ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न PYQ हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य सरकार ने, किसी आयोग ने, केंद्र सरकार के SSC से लेकर के कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो इसके चांसेस, आप ये समझो कि आप एक स्टैंडर्ड वाले, अच्छे से लेवल वाले सवाल कर रहे हो सचिवालय सहायक के हिसाब से। प्रश्न है कि 25 संख्या के एक समुच्चय का औसत, मतलब ये 25 संख्याओं का एक सेट है जिसका औसत 1 से, यदि इस समुच्चय में से किसी संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत x-2 हो जाता है। बदली गई संख्या क्या है? अब जैसे कोई है जो गया, अब उसके बदले में उसकी बराबर मान वाला, भार वाला, दोनों सवाल के भाषा एक तरह से हैं लेकिन थोड़ा सा पलट के, इसलिए मैं साथ साथ ऐसे सवाल करवा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, शानदार बन जाए। तो ये है कि जैसे आप इसे ऐसे समझो कि अगर वो 58 किलो वाला आया, मतलब जो गया वो उसके बाद क्या है कि 58 किलो वाला आया या 58 संख्या के रूप में आई, कुछ भी हो, औसत में ऐसे प्रश्न होते हैं। तो जितना गया उतना आता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बस वो बदल गया। लेकिन औसत पे असर पड़ रहा है कि अगर वो 58 आया और 58 ही गया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोला कि उसके जाने से जो कमी हुई वो 58 आ के भी भर नहीं पाया। उसके बाद भी क्या हुआ कि सभी संख्याओं पर -2 औसत का x-2 हो जाना, पहले x और अब x-2 हो जाना। इसका मतलब हुआ कि औसत 2 2 यानी सभी का मान औसत के हिसाब से 2 2 2 घट गया। तो जो जाने वाला था वो ज्यादा लेके चला गया, 58 तो लेके गया ही, उसके बदले में जो 58 लेके आया और कितना ज्यादा, तो 2 2 2 सभी से वो 25 ज्यादा लेके चला गया, यानी 25 दूनी 50 और 58 108 उसका मान था। कितना आसान है करना, मुझे पता है आप जरूर करोगे इसे जब पेपर में आएगा। तो अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। सॉरी, इसमें मतलब ऑप्शन देना मैं भूल गया था, कोई नहीं, आप बिना ऑप्शन के ही श्योर शॉट लगाएंगे। 10वां प्रश्न है कि 6 लड़कों के समूह में 38 kg वजन वाला एक लड़का के स्थान पर एक नया लड़का के आने से उनके औसत वजन में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नया लड़का का औसत, यहाँ पुराने का पूछ रहा था जो गया लेके, अब यहाँ नए का पूछ रहा है। यानी जो अगर 38 किलो वाला लड़का को निकाल करके और नया को भी लाते, उसका भी वजन 38 किलो ही होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ रहा है, असर क्या हो रहा है कि सभी का औसत वजन 2.5 2.5 किलो से बढ़ जा रहा है। यानी कि जो नया लड़का है, खाया पिया लड़का है, वजनदार है, तो उसने 6 का वजन 2.5 kg से 6 का वजन बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया, कब घटाते हैं कब बढ़ाते हैं, भाषा आपको समझना होगा। ये नहीं आप समझोगे तो आप जब तुक्का मार रट्टा मार करोगे तो गलती होने के चांसेस यही होते हैं। तो ये 15 हो गया और 38 यानी कि 53 kg हो गया, और 53 kg को हम टिक करेंगे। यानी आप बड़े ध्यान से सवाल को जरूर पढ़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग आगे के LCM HCF से, आपको सवाल दिख रहे होंगे, आप समझ रहे हो कि LCM HCF के हम 5 सवाल तो कम से कम करेंगे, 5 के ऐसे ही हम सेट करेंगे, जिससे हम एक तरह के सवालों को करके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करें, मजबूत करें, ताकि एग्जाम में सफलता जरूर हाथ लगे। कि प्रश्न है कि 2 संख्या का HCF 6 है और इन दोनों संख्या का गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा, तो 12 होगा। हमें पता है कि गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, दोनों संख्याओं का होता है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, तो HCF को कहेंगे कि आ जाओ
नीचे नीचे आओगे तब तो एलसीएम प्राप्त होगा। तो गुणनफल जो है 72 है, एचसीएफ जो है 6 है, तो निकाल दिए हम लोग कि 12 होगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। जब 12 आया तो 12वें प्रश्न पे चलते हैं कि किसी सड़क के 3 अलग अलग क्रॉसिंग, ऐसे सवाल बड़े से होते हैं आपको डराने के लिए, बड़ा इजी होता है। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:30 मतलब सुबह पर एक साथ बदलती है तो अगली बार वे किस समय पर फिर एक साथ बदलेगी? तो कुछ नहीं, यहाँ एलसीएम जो निकालना होता है, जो समय आएगा वहीं पे वो एक साथ बार बार वैसे वो रिपीट करेंगे एलसीएम के गुणांक पे। तो अब एलसीएम हम निकालेंगे कि एलसीएम किसका किसका, तो एलसीएम ऑफ ये संख्याएं जो हैं 48, 72 और 108, इसका लघुत्तम हो जाएगा 108 गुने 38 दिया हो गया, तो सॉरी 36 दिया, तो 36 दूनी 2 आएगा, यहाँ 3 आ गया है, ये हो गया 24 दूनी 48, तो ये 2 आएगा, यानी कि 432 इसका हो जाएगा 400। यही जो एलसीएम है, यानी कि 432 सेकंड बाद जब इसको आप मिनट में ये बदलोगे तो 60 से भाग देंगे तो 60 से तो 7 6 42, यानी कि उसके बाद बच गया 420, तो 12 सेकेंड और आएगा, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो फिर से एक साथ जलेगी। पहली बार वो 8:30 में, तो 8:37 12 कहाँ है, यहाँ है 8:37 12 सेकंड पर वो फिर से एक साथ बजे मतलब जलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को करते हैं, ये भी एलसीएम 5 सवाल तो कम से कम 5-5 का सेट में करवाऊंगा। प्रश्न है कि दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है और दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो वे संख्या कौन सी है? तो वो 12-18 होगा। ये प्रश्न मैं सोचा कि आपको सबसे पहले करवाऊं, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा करवाने से क्या, कि जो रेगुलर देखेंगे वो लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ये प्रश्न एसएससी सेंट्रल वाले एग्जाम में वो आया हुआ है, वहाँ सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब जगह वो पूछा है। तो आप सोचो कि वो चाहता है इस तरह के सवाल देख करके कई बार कि बच्चे कितने ध्यान से सवालों को पढ़ते हैं या ऑप्शन की तरफ नज़र डालते हैं, क्योंकि एग्जाम की प्रेशर में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको इस तरह अटेंशन आपका क्रिएट करवा रहा हूँ कि आप ध्यान जरूर देना कि यहाँ जो बोल रहा है कि आप बनाओगे, बना करके समय बर्बाद होगा ही होगा। बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 6 है। आप देखिए कि अंतर 6 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, यहाँ 30 का अंतर दिया है, यहाँ तो कहना ही नहीं है, यहाँ भी कहना नहीं है। तो कितना आसान सा ये आया हुआ है, मैंने ये सवाल नहीं बनाए हैं, एसएससी ऐसे सवाल पूछा है। तो सोच लीजिए आप कि अगर वहाँ से कॉपी पेस्ट उठा करके अगर बीएसएससी आपका आयोग ये करता है तो आप भी बनाओगे, देखते के साथ ही बनाने लगोगे, और लगोगे तो फिर समय तो जाना ही है। अब अगले प्रश्न को करते हैं, समय ना बर्बाद करते हैं, कि यदि ए का मान 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 8 है और बी का इतना है, तो ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है। तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर सारे प्राइम प्राइम हैं, तो यानी कि दोनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 5 है, यहाँ 3 7 है, 2 5 यहाँ भी नहीं है और 3 7 यहाँ भी नहीं है, यानी कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो ए गुने बी के बराबर होगा, यानी 2 ये सारे संख्याएं जहाँ होगी वही आंसर होगा। तो ये सी में है, सी आंसर होगा। और ऐसे और भी सवाल करवाऊंगा मैं जिसमें कॉमन हो, बस आप घबराइए नहीं। अब वीडियो आते रहेंगे ढेर सारे सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में ढेर सारे वीडियो आएंगे, मतलब 3-4 तो जरूर कोशिश करूंगा कि मैं डालूं। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान देना है, बस आपको गलती ये नहीं करना है। ये अलग अलग है, दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो दिखने लगेगा, मैं हूं ना दिखाने के लिए। जहां कॉमन रहेगा वैसे भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आज का अंतिम प्रश्न हम करते हैं। ये आज का ही अंतिम प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस का अंतिम प्रश्न होगा। एक बेहद ही शानदार सवाल के साथ करते हैं। ये अच्छा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब ध्यान से सीखना कि यदि दो संख्या प्रत्येक 17 से बड़ा दिया हुआ है का एचसीएफ 17 और एलसीएम
561 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये संख्याएं लिखने का तरीका क्या है, संख्या अगर 17 HCF दिया है तो एक को 17x और दूसरे को 17y आप ऐसे लिखते हैं। नहीं लिखना आता हो तो आप आज से लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 17xy होगा, क्योंकि 17 दोनों जगह कॉमन है, एलसीएम ये होगा। यही जो है 561 के बराबर है, तो xy का मान कितना हो जाएगा, तो 17 से आप भाग देंगे तो 17 तिया 51, उसके बाद फिर 5 बचा, 17 तिया 51, यानी 100 और y का गुण मल्टीपल 33 है। अगर आपको पता नहीं हो तो ये ऐसी दो संख्याओं, 100 और y दो अलग अलग हैं, वेरिएबल्स हैं, तो ये वो दो संख्याएं होती हैं जो को प्राइम होते हैं, सहअभाज्य होता है, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। या तो ये 1 और 33 संभव है, तो 1 और 33 संभव है, और नहीं तो ये 3 और 11 संभव है। तो 3 11 ही क्यों होगा कि जब आप x का मान 1 रखेंगे तो 17 एक संख्या होगा। x का मान अगर आप 1 और 33 लेते हैं, आप 1 और 33 जब लेते हैं तो 17 x जाएगा, यानी 17 होगा, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो है 17 से बड़ा होगा, इसीलिए हम ये दोनों लेंगे। यानी कि दोनों संख्याएं में का हमें पता चल गया कि x का मान 3 है और y का 11, या दोनों पलट सकता है, 11 गुने 3 भी हो सकता है, तो संख्याएं बदल नहीं जाएगी उससे। तो हमें पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो योग क्या होगा, योग होगा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17x + y, यानी कि 17 गुने 11 और 3 14 होता है, तो 7 चौके 28, सिर्फ और भी में है मतलब तो नहीं रहेंगे, तो हम गुना कर लेंगे तो 170 और 17 दूनी 34 दूनी 68, यानी कि 238 इसका आंसर हो जाएगा। है ना ये एक अच्छा सवाल। यहीं पे आपको गलती होने कई बार चांसेस होते हैं, तो मैं आपको सिखाता रहूंगा ऐसे ही टॉपिक एक सेट की तरह, जिससे आपका प्रैक्टिस बेहद ही आसान होगा। पूरे जी जान से लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।